ENGDSC103 पहला कोड जो है ये हमारे काम का है। अगला कोड है ENGHONS। HONS मींस ऑनर्स। ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स हमारे कॉलेज में नहीं है। ये होता है जैसे पीजी कॉलेज में होगा कहीं, या ऊपर सेंट बीड्स में शिमला वाली साइड 2-4 कॉलेजेस 5 पढ़ाते हैं। ऑनर्स का मतलब होता है जो लोग अंग्रेजी लिटरेचर को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा लगभग एमए वाला सिलेबस ही पढ़ लेते हैं वो ग्रेजुएशन में। स्पेशल कोर्स होता है, इसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होती है, या पता नहीं एंट्रेंस कराते हैं वो कॉलेज वाले अपने लेवल पे। ठीक हो गया, ऑनर्स बोलते हैं इसको। इंग्लिश ऑनर्स मतलब जो इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है उसने फिर इंग्लिश में ही करियर बनाना है। ऑनर्स वो लोग पकड़ते हैं जिन्होंने उसी फील्ड में आगे जाना है। इसमें बड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है। आप लोग तो जैसे ये पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा कोर्स एक छोटा सा, जैसे 2 किताबें ये पढ़ ली, 2 पॉलिटिकल की पढ़ ली, 2 इको की पढ़ ली और हो गया, वैसा ये पास कोर्स होता है। ये वाला कौन सा है? बीए पास कोर्स, बीएससी पास कोर्स। लेकिन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स भी होती है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स मतलब वो केमिस्ट्री के एमएससी लेवल का सिलेबस पढ़ लेगा, जैसे वो एमए का पढ़ लेगा इंग्लिश का, उसमें डिटेल में लिटरेचर होता है सारा। एमए का एंट्रेंस देने जाओगे तो ऑनर्स वाले किताबों से क्वेश्चन डालते हैं। फिर आप वहां जाओगे, बैठ जाओगे कि हमने ग्रेजुएशन में बड़ा कुछ पढ़ा, उससे तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो आएगा कहां से? ऑनर्स वाले से। अगर आपने एमए का एंट्रेंस देना होगा यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए अलग से बुक मेरे से आपने फाइनल ईयर के शुरुआत में ले लेनी। अभी 1 साल पूरा पढ़ा है, मूड बना लो, पास हो गए, अच्छे से लग रहा है कि अंग्रेजी चला लोगे आगे फ्यूचर में, तो बीए फाइनल ईयर में शुरू में जब पहुंचोगे तो मेरे से बुक ले लेनी, मेरे पास पढ़ी भी होगी तो लाइब्रेरी में रख देंगे। उस बुक में आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो एंट्रेंस में पूछते हैं, वो बेसिकली समझ गए, ताकि एंट्रेंस में बैठो। मजा डिग्री करने का यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, कॉलेज में नहीं। डिग्री करने का असली आनंद आपने लेना ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तो मैं रेकमेंड करूंगा किसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में करनी, पीजी कॉलेज नहीं पकड़नी। हालांकि पीजी कॉलेजेस में भी बड़ी अच्छी पढ़ाई है, पर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ाता पढ़ाता वहां कोई नहीं है, पर वो जो एनवायरनमेंट है वहां, वो जो आपके सीनियर्स होंगे वहां बैठे हुए पढ़ने वाले, उनको देख के आपको पता चलेगा कि पढ़ाई होती क्या है। लोग रात को वहां चेयर के लिए मारामारी होती है 24 सेक्शन में, इतनी मारामारी है वहां पढ़ाई की। तो वहां जाके आपको पता चलेगा पढ़ाई होती क्या है, करते कैसे हैं। सेल्फ स्टडी नहीं मिल जाती है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। एक 24 सेक्शन है वहां पे अलग से, तो उसमें कोई भी जा सकता है, शाम को रात को लोग वहां 1-2 बजे, वो नॉर्मल बात है, चाय चली रहती है पूरी रात। पंजाब यूनिवर्सिटी आप चले जाओ, अगर ये नहीं मिली तो पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत यूनिवर्सिटीज हो गई। वहां तो रात को 4-4 बजे तक वो पराठे खाते रहते हैं, उनका खाने का, लाइब्रेरी से उठ रहे हैं, फिर खाया, फिर घुस गए वहीं। तो वो सारी रात ही जागती रहती है पब्लिक, स्टूडेंट्स सारे। पर ये है कि उनका, अगर वो जाग रहे हैं ऐसे मौज मस्ती के लिए जाग रहे हैं, तब तो आप भी जाग ही रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने वाले जाग रहे हैं पढ़ाई के मकसद से, कोई टारगेट लेके बैठे हैं ना वो, कि अगले 4 सालों में मुझे ये बनना है, ये सिलेबस है कवर करना है, तो फिर फायदा है, कुछ ना कुछ बन जाओगे। वो करे जिसके पास बैकअप है, जिसको तुरंत नौकरी चाहिए, कुछ पहले नौकरी वाली साइड जाए, फिर वहां से अपनी आप बता सकते हो। जरूरी नहीं है डिग्री करने के लिए उधर एडमिशन लेना जरूरी है, डिग्री और कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो जाएगी एमए वाली, एमबीए भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। सिर्फ साइंस वाली नहीं ना होगी, बाकी डिग्री हो जाती है कॉरेस्पॉन्डेंस भी। साथ में आप छोटी मोटी जॉब शुरू करके कॉरेस्पॉन्डेंस आप, या कोचिंग शुरू कर दो, साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस एमए शुरू कर दो, 2 साल कोचिंग कर ली, साथ में डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ मतलब प्लानिंग के साथ चलना जिंदगी में, कि चाहिए क्या डिसाइड करने का अभी है, थोड़ा सा टाइम होता है 5-7 साल ही। एक बार आप इस दायरे से निकल गए, मान लो कि मौज मस्ती में आपने ये टाइम गवा दिया, फिर आपको घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब 28 के बाद आप बोलो, या 25 के बाद कि मैंने अब कोचिंग लेनी है पढ़ने के लिए, तो अब काहे की कोचिंग, अब तो तेरी उम्र आगे खेत में काम करने की, अब हो गया, पढ़ाई का जमाना गया। समझ ना, फेज है ना एक पढ़ाई का, वो फेज निकल गया, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर आपको खुद ही अजीब लगेगा, 28-29 साल के होके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो, ऐसे आगे बच्चे 17-18 साल के बैठे होंगे। सोचो एज डिफरेंस, आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अपनी जो आपके साथ वाला जो बैच है, इनके साथ साथ चलते रहे, बस कोशिश करते रहे। बाकी टफ बहुत है, मुश्किल बहुत हो गया है। सरकारी जॉब तो मिल ही नहीं, निकल ही नहीं रही, इनसे निकलेंगी कहां, फिर वो भर्तियां नहीं हो पा रही, वो पेपर ही हो जाते हैं इधर उधर। बस 2-2 साल से बच्चे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 2 साल बाद पता चलता है पेपर ही नहीं होना। सोचो 2 साल वापिस नहीं आने कभी। जो 25 का था वो 27 का हो गया, अब दोबारा 25 का तो होने से रहा। मुश्किल है ना, ये टफ गेम होती है, इसलिए तभी बैठे
बैकअप अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ऐसे नहीं बैठना। और बैकअप का मेरा मतलब है जॉब की कोई है सेटिंग आपके पास, या घर वालों की सपोर्ट है कि हम तुझे संभाल लेंगे, दिक्कत कोई नहीं, तू तैयारी करता रहे। 5-6 साल लगेंगे आपको, क्योंकि 1 साल तो लग जाता है हमें। ये वाली चेयर बच्चे ले सकते हो, इसको ले जाओ। तो थोड़ा सा अपना माइंड उस तरह से रखो। बाकी मौज मस्ती के मौके जिंदगी में ऐसे ही मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चला रहेगा, एंजॉय कर लिया, फिर पढ़ाई में लग गए। बैलेंस बना के रखना, पार्टिसिपेट करते रहे, छोड़ना कोई मौका नहीं, ठीक है। और ये मतलब चलता रहेगा। ये 2-3 साल बड़े हैपनिंग जैसे रहते हैं, बस 3 के बाद एकदम से डिस्कनेक्ट होता है इंसान। नहीं आगे कहीं एडमिशन मिली, नहीं कहीं लगे तो फिर नहीं पता चलेगा। अगर 1 साल भी घर पे रुक गए ना, फिर डिस्कनेक्ट, फिर मुश्किल होता है जोड़ना। जैसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद डू समथिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई एम बना के घुस जाओ, साल भर भी लगाओ, कहीं बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो। दिल्ली जाओ, वहां 6 महीने रहोगे, ऐसा लगेगा जैसे 3 साल का नॉलेज तुम्हें इकट्ठा मिल गया 6 महीने। क्योंकि वहां इतनी ज्यादा वैरायटी, इतने ज्यादा लोग, इतना भीड़ भड़का, वहां उनसे डील करना ही सीख गए तो समझ लो जिंदगी में आगे सक्सेसफुल हो गए, है ना। वहां पे फास्ट है ना लाइफ, वहां जाके एडजस्ट करना। वहां के आप +2 पास बच्चे से भी मिलोगे तो आपको लगेगा इसको बड़ा कुछ आता है। तो लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, इस बात पे ध्यान दो। आपस में अपना एक ग्रुप बनाओ, मतलब आपको दिखने चाहिए अलग से कि इंग्लिश वाले चल रहे हैं भाई, तब बनती है बात। आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए ना आपस में, कि हम 8-9 लोग हैं, इंग्लिश वाले हैं, अकेले दिख जाएंगे, अकेले हैं, घूम रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग वर्ड्स, दे आर टॉकिंग, दिखना चाहिए लोगों को, उससे फिर बनती है बात। आपका ग्रुप बॉन्डिंग बनेगी अपने आप, फिर निकलेगा। फिर कॉलेज आने का वैसे दिल करता है कि हमने जाना है, फिर पढ़ने के लिए नहीं आता इंसान, फिर आता है इंटरेक्ट करने के लिए। अभी आप आ तो रहे हो बस सिलेक्टेड, तो थोड़ा सा लाइफ में बनाए एक एम जैसा, इस स्टेज पे बन गया ना, बड़ा अच्छा है। क्योंकि लोग बनाते तो हैं वे जाके 25-26 में, फिर नहीं जान रहती इतनी, मानो दिल ही नहीं करेगा, याद ही नहीं होगा, छोड़ो बाकी, आप पढ़ोगे भी ना, याद नहीं होगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो जाओ, ठीक है। मैंने लिया पेपर फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री, व्हाट्सएप, यूट्यूब उस पर भेजा हुआ है आपको, वही आप निकाल के सामने रख लें। फोन लाए हो तो जरा बेस्ट है, ये स्टूल पड़ा है अलग, इसको रख लो आगे। पेपर में कैसे आया, अटेम्प्ट कैसे कर, ठीक है जी। पेपर है ये कल्चरल डाइवर्सिटी वाली का, कल्चरल डाइवर्सिटी वाली बुक का 103। 102 होता तो हमारे पास आती इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसको भी हमने सारा पढ़ लिया, उसको भी सारा पढ़ लिया। और मैंने आपको बोला है एटलीस्ट छुट्टियों में आप लोग एक तो आर्टिकल लिखना है, एक किसी भी टॉपिक पे, और वो हिमांशु को देना है। ज्यादा बेटर है कि आप उसको व्हाट्सएप में टाइप कर दें, मतलब कि डिजिटल दें, सीधी सी बात, डिजिटल, ठीक। अच्छा, पहला सवाल नोट लिखा हुआ है पहले ऊपर, इन्होंने क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। 3 घंटे का है, 70 रेगुलर के मार्क हैं, 100 जो है आईसीडीओ स्टूडेंट्स के लिए। आप हैं रेगुलर वाले, आपके लिए 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर मेरे पास हैं, 30 में से 15 मिड टर्म के हैं। मिड टर्म टेस्ट की डेट शीट लग गई है, देख लेनी है, पेपर की तैयारी करके आना है। लाइफ में एक ही बार मिड टर्म होगा फर्स्ट का, अनलेस आप दोबारा मौका देते हो खुद को। तो मैं तो चाहता हूं एक ही बार हो, है ना। दोबारा मौका दोगे खुद को तो अगले साल दोबारा ले लेंगे, पर ऐसा हो नहीं, एक ही बार दो और बेस्ट दो। 15 में जितने आप ले लोगे सब आपके हैं, मैंने कुछ नहीं रखना, ठीक। प्लस 10 नंबर असाइनमेंट के होंगे, वो छुट्टियों के दौरान बना लेनी है। मैसेज आ जाएगा क्या क्या लिखना, कुछ आज बता दूंगा, कुछ कल। ये 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस नहीं करनी क्लास, समझ गए। छुट्टियों में फिर डिस्कनेक्ट ही रहेंगे हम लोग। हाँ जी, असाइनमेंट एज इन लग, मतलब आप लिख रहे हो अभी तक कुछ, वही असाइनमेंट है। उसमें देख लेते हैं कितना के लिख चुके हो, कितना की ऐड करना है, बस। असाइनमेंट मींस व्हाट, वही उतना ही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। पर वो कंपलसरी की भी होगी, वो एईसीसी की भी होगी, वो डीएससी 102, डीएससी 103, बाकी सब्जेक्ट वाले भी तैयार बैठे होंगे। टोटल 8-7 तो हो ही जाएंगे, ईवीएस को छोड़ दो, है ना। तो कुछ ना कुछ सबके 5 10 पन्ने भी लिखोगे तो कितने हो गए। कुछ आपका तो मैंने साथ लिखवाना पहले ही शुरू कर देता हूँ, इंग्लिश वाला तो साथ ही लिखते रहो। कंपलसरी में भी यही सलाह देता हूँ ना कि साथ लिखते रहो बस, क्योंकि वो बाद में प्रेशर बन जाता है। तो लिखने का काम करना कि पढ़ने का करना, तो मुश्किल होती है। चलो, पहला सवाल, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बीच में हमने सैंपल लिखे हुए हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग सहित व्याख्या करना। क्या होता है इसमें, अब इसमें इसने कोई मेंशन नहीं किया, कंपलसरी का होता है ये पेपर तो मेंशन करता कि एक आप पोइट्री वाले सेक्शन से करो, एक आप स्टोरी एसे वाले सेक्शन से करो। उसका पेपर भी एक्सप्लेन करूंगा उस क्लास में। चलिए,
पहले वाला पैसेज पढ़ के देखो, आई लव द हैंडसम वन, ही हैज नो डेथ, डिके नॉर फॉर्म। ये हमने यहां भी किया है, क्लास में समझाया भी है, पढ़ा भी है। कौन सी पोयम से है? यस, महादेवी यज्ञ की पोयम है वचन। असल में जो पोयम शब्द है ना, वो तो हो गया कि कविता, लेकिन हिंदी में संतों महात्माओं के केस में ये वर्ड आता है और ये शब्द है वचन। वचन मतलब उनके कहे हुए शब्द, वाक्य, वाक, उवाच, जैसे ना जटायु उवाच, जटायु ने क्या बोला, वो जो उसने 4 लाइनें चौपाई में लिख ली, वो उसका क्या बन गया? वचन। तो ये किसके वचन है? महादेवी यज्ञ के। तो हमने एक तरह से पोयम, हमने तो बोल दिया ना पोयम, पर बेसिकली पोयम शब्द नहीं भी लिखे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज वचन रिटन बाय महादेवी यज्ञ। टाइटल नहीं है वो पोयम का, वचन मतलब हिंदी में वो वचन है, जैसे हम कविता बोल देते हैं वैसे वचन मतलब कही हुई बात, बोली गई बात, उसका डायलॉग, उसका मोनोलॉग। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि द गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम वचन रिटन बाय महादेवी यज्ञ। इन दीज लाइंस शी इज एक्सप्रेसिंग हर लव, हर डिवोशन फॉर लॉर्ड शिवा। एक्सप्लेनेशन, सरलार्थ, हिंदी में लिखते रहे 6ठी 7वीं 8वीं में, प्रसंग सरलार्थ, सरलार्थ आ गया। एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे द पोएट और महादेवी यज्ञ सेज दैट। अब इसमें आया है आई लव द हैंडसम वन, तो जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई वी, इन सबको चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन में। महादेवी यज्ञ सेज दैट, हिंदी में भी तो ऐसा करते थे, वह कहती है कि वह प्यार करती है, मैं प्यार करती थोड़ी। जब हमने एक्सप्लेन किया थर्ड पर्सन में, हम क्या बोलेंगे, महादेवी यज्ञ सेज दैट शी, और लव का हो जाएगा लव्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही शी इट अगर आ रहा है तो एस या ईएस ले लेगा साथ। शी लव्स द हैंडसम वन, ही हैज नो डेथ। अब ही किसके लिए है? लॉर्ड शिवा के लिए, है ना। तो हैंडसम वन हु हैज नो डेथ, किस हैंडसम वन से प्यार करती है? जिसकी मृत्यु नहीं होगी। लिखना है, क्योंकि हम भी इंडिकेट कर रहे हैं गॉड को। जैसे उसने हैंडसम वन लिखा तो एच बड़ा लिखा है, देख लो पैराग्राफ में। तो हैंडसम क्यों लिखा बड़ा एच की? इट इज यूज्ड फॉर लॉर्ड शिवा और इट इज यूज्ड फॉर गॉड। तो अब गॉड के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो एच बड़ा, गॉड के लिए कोई एपिथेट यूज किया जैसे हैंडसम वन, ब्यूटीफुल वन, तो बी बड़ा किया होगा, एच बड़ा किया होगा। सिंपल लाइनें एक्सप्लेन कर देनी है, एक्सप्लेनेशन आपको बताई हुई है, किताबें आपके पास है, वहां अवेलेबल है सब कुछ, नहीं तो वीडियो देख लेना, वहां सब मैंने करा दिया। ठीक है, 4 लाइन एक्सप्लेनेशन की लिख के फिर हम लेके क्रिटिकल कमेंट्स, हिंदी में बोलते थे विशेष टिप्पणी। प्रसंग, सरलार्थ, तीसरा हेडिंग होता था विशेष टिप्पणी। भावार्थ, भावार्थ भी ले लेते थे। मतलब असल में हमें यही बताना है कि व्हाट डज द राइटर वांट एक्चुअली टू से। शब्द तो ये है, पर भाव क्या है? तो भाव ये है, शी इज मैडली इन लव विद गॉड। भाव क्या है? शब्दों से हमें क्या मैसेज मिला? महादेवी यज्ञ लव्स लॉर्ड शिवा डियरली, शी कंसिडर्स हर हिज वाइफ, उसकी ब्राइड कंसिडर करती है खुद को। वो थोड़ी बोल रही है मैं उससे दूर हूं, मैं उसी की हूं। आई लव द हैंडसम वन, आई लव द ब्यूटीफुल वन। अरे ऐसे ही नहीं है, शी इज अ मैड लवर। ये हमारी कंक्लूजन है। भाव क्या है? फ्रॉम दीज लाइन्स वी कैन सिंपली से दैट शी इज madly in love with God and she has considered, she has convinced herself she is bride of Lord Shiva, like Meera was bride of Krishna, like Radha was bride of Krishna। तो राधा और मीरा की तरह इसने भी खुद को, अब वो कृष्ण की वाइफ थी, इसने खुद को लॉर्ड शिव से जोड़ा। ये होगा हमारा भावार्थ, समझ गए? क्योंकि ये है 7 नंबर का, और ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि 7 में से मजबूर हो जाए वो देने को 6। 7 तो देगा नहीं, पर 6 नहीं, 6 से कम नहीं होने चाहिए। मिड टर्म में भी आप ऐसे ही ट्राई करोगे, उधर भी एक आध पैराग्राफ आपको मिलेगा, और फाइनल पेपर में भी। ये फाइनल की आपको साथ में प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर देखो आपने लिख दिए बीच में तो प्रेजेंटेशन कमजोर होगी। अगर वो 3 हेडिंग बन के दिखे उसको पेपर में तो प्रेजेंटेशन मजबूत। लिखने को आप चाहे एक ही पैराग्राफ बना दो, मत लिखो अलग से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, या हेडिंग बता रहा हूं ना मैं, मत लिखो, सिंपल पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो, वो भी एक्सप्लेनेशन है, वो गलत थोड़ी है, पर प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या है? अब मुझे कोई वहां लाल पेन पीले पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ब्लू पेन, सिंपल लिखो कॉन्टेक्स्ट, सिंगल अंडरलाइन, 2 डॉट, कॉन्टेक्स्ट की 2 लाइन, यही ब्लू पेन, मुझे स्केच भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं होती, बस वो लाइन छोड़नी, अगले में एक्सप्लेनेशन, अंडरलाइन, 2 डॉट, एक्सप्लेनेशन आगे, फिर क्रिटिकल कमेंट्स। समझ रहे हैं? लिखने को आप विदाउट हेडिंग्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वैलिड है, वो भी तो पढ़ेगा ना कोई, पर जैसे आपने हेडिंग के साथ लिखा है तो थोड़ी उसकी प्रेजेंटेशन वैल्यू बढ़ जाएगी, बस इतना सा। वैल्यू बढ़ाने के लिए रंगीन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ये पेन काफी, एक ही ब्लू कलर सफिशिएंट, और उधर लाइनें लगाने भी नहीं बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं होती, लगी होती है लाइनें। आंसर बुक जो मिलेगी ना 24 पेज वाली, बहुत बड़ी होती है, उसमें लाइनें लुइनें सब लगा होता है, फटाफट क्या करना है, लिखने का काम, क्योंकि पेपर लेंथी होता है, कोई भी होगा आर्ट्स का पेपर लेंथी होगा थोड़ा, साइंस की तरह नहीं है ना, शॉर्ट में आपने लिखा टू द पॉइंट और नंबर मिल गए, यहां लिखना है तो एक्सप्लेनेशन है, सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, आप मन के विचारों के भावों को एक्सप्रेस कर रहे हो तो ऑब्वियस है एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, रिलेटेड लगे उसको तो नंबर देगा, नहीं लगे तो हमने लिख देना रिलेटेड, छोड़ देना, बड़ा हाई फाई इसमें बड़ा पिन पॉइंट करने की भी जरूरत नहीं है, रिलेटेड माने थीमेटिक कंसर्न दे देना। इसमें पैसेज में तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक ही रहना पड़ता है ना, पैसेज के अराउंड ही घूमना है, तो पहला पैसेज ऐसे कर सकते हो, सेकंड देखो इससे पिछली वाली फोटो, आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, आई बिलोंग नाइदर टू वाटर नॉर टू अर्थ, आई एम नाइदर फायर नॉर एयर, आई नो नॉट हु आई एम। तो पहले तो यही पहचानना कि आया कहां से, यस, काफी 7 रिटन बाय बुल्ला शाह, बुल्ले शाह या बुल्ला शाह। इसमें क्या खास बात है, खास बात जो कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाएगी, इन दिस पोएम बुल्ला शाह feels the characteristics or the features of God himself because he has merged his identity in God. He feels all the powers and position of God, and from that position he is speaking these lines. क्योंकि ये लाइन जैसे वो पॉसिबल ही नहीं है बोलना। बुल्ले का देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, बुल्ला की जाने मैं कौन, जो पंजाबी में ओरिजिनल काफी है, सुन सकते हो आप, मैंने आपको लिंक भी दे रखा है, रब्बी शेरगिल सर्च करना है, बुल्ला की जाना मैं कौन, ओरिजिनल पंजाबी गाना, ये उसकी ट्रांसलेशन है, सुन लेना आराम से। पंजाबी गाना चलता है, बुल्ला की जाना मैं कौन, है ना मैं रंदा विच मसीता, ना मैं तरदियां, है ना मैं रंदा वेद किताबां, ना मैं आदम हवा जाया, ना कोई अपना नाम तराया, बुल्ला की जाना मैं कौन, मतलब बुल्ला कहता है मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब भक्त ने अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर दिया गॉड में, अब वो बन गया गॉड। और गॉड कैसा है, भक्ति मूवमेंट का गॉड था निगुण ब्रह्म। 2-3 तरह के ब्रह्म की कल्पना की है भारतीय परिदृश्य में। ब्रह्म मतलब कि सुप्रीम पावर, है ना, वेदांत में कहा गया था अहम ब्रह्मस्मिन, यहां आत्मा रियलाइज करती है मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये अलग अलग फिलॉसफी हैं, 6-7 फिलॉसफीज है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इनको बोलते हैं, उपनिषद से निकल के आए। उसमें कॉन्सेप्ट आता है एक सगुण ब्रह्म का। सगुण ब्रह्म का मतलब है कि ब्रह्म विद एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जैसे कृष्ण सगुण ब्रह्म, अवतार को जिसको बोल दिया कि कृष्ण के अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, 16 कलाएं संपूर्ण है, गुण है ना उसके अंदर। लेकिन कबीर का, नानक का जब गॉड के जिक्र करते हैं उसको बोलते हैं एक ओंकार, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्भय। उनकी लाइन सुनना, सुखमणि जपजी साहब में आती है शुरुआत की। गॉड के एट्रीब्यूट्स बता रहा है कि वो निराकार है, वो किसी दायरे में नहीं, और उसने उसको बोला निर्गुण ब्रह्म, मतलब ऐसा ब्रह्म जिसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जो अवतार वाले ब्रह्म का जिक्र किया उसमें पॉजिटिव है, जैसे राम है तो गुण है उसके अंदर, तो कुछ अवगुण भी है, अवगुण का वर्णन भी हुआ, नहीं हुआ, सीतायन हमने तो पढ़ा, है ना। तो वैसे ही कृष्ण है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो माने कोई ना कोई गुण है। और ये कौन से ब्रह्म की जिक्र कर रहा है जिसमें कोई गुण नहीं है, हाँ, ना गुण ना अवगुण। जैसे कबीर ने कहा एक जगह, किसी ने उनसे पूछ लिया कि जी मैं राम की पूजा करता हूं, बोलते भैया कौन सा राम, बोलते राम तो एक ही है भाई, बोलते नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम सबहों से न्यारा, तेरा कौन सा है।
तो कबीर ने बेसिकली आइडेंटिफाई किया कि उनका राम कैसा है, सबहु से न्यारा, जो इन्वॉल्व नहीं है, माया से परे। ब्रह्म के बाद जिक्र हुआ फिर पार ब्रह्म का। छोड़ दो बाकी कहानी, इधर आ जाओ वापिस। बुल्ले शाह ईश्वर के साथ मिल गए, ईश्वर खुदा गॉड जो उसको बोल लो, ताकत के साथ मिल गए, सुप्रीम पावर के साथ, और उसके गुण महसूस कर रहे हैं। अब उसमें तो कोई गुण है नहीं, हम बंधे हैं ना शरीर से, शरीर बता रहे हैं ना, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देखते हो, पहचान लेते हो चेहरे के आकार से कि कौन है। मेरा कोई नाम है, पेरेंट्स ने दे दिया, मैंने थोड़ी रखा, उन्होंने बताया, मैंने बस स्वीकार किया। वो नाम से बुलाते हैं, मैं जवाब देता हूं हाँ जी। और इतनी ये क्लोज एसोसिएशन बन गई है कि जब हम याद करते हैं, अब जैसे मैं शब्द बोलूं विकास, जिसका विकास नाम का कोई नोन नहीं, उसको कोई फर्क नहीं, विकास ओके। पर जिसका कोई नोन है, पापा का ही नाम विकास है, एकदम से मेंटल इमेज बनेगी विकास। मैं बोलूं मां, सबकी मां है, संजना को अपनी मां याद आएगी, मेरी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी लिए उस मां शब्द की एसोसिएशन मेरी मां के साथ है। संजना को अपनी मां याद आएगी, ऋतिक को अपनी मां याद आएगी। वी आर रेगुलेटेड बाय दीज इमोशंस, दीज एसोसिएशंस, बंधे हुए ना सारे। हमारा सारा संसार, इसको बोलते हैं रिलेटिव। फिजिक्स में भी, साइंस में भी रिलेटिव होती है सारी क्वांटिटी। 1 किलो कितना जी, इतने ग्राम कार्बन एटम ले लेंगे, वो 1 किलो बन गया, वो रिलेटिव है। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, everything is relative, everything is explained in terms of other things. What is A? B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है। मतलब A क्या है उसको एक्सप्लेन करना, मैं बोलूंगा जी जो B नहीं हो, जो C नहीं हो, जो D नहीं हो। C क्या है, जो A नहीं हो, जो B नहीं हो। एब्सोल्यूट तो गॉड ही है ना, परफेक्ट ट्रूथ, बाकी सब रिलेटिव ट्रूथ है। तो बुल्ले शाह उस लेवल पे जाके, नानक ने कहा था एवड उच्चा होए कोई तो सच्चे को जाने सोए, उस लेवल पे जाके वहां से बोलता है। तो अब बोले क्या, शरीर तो है नहीं, शरीर है पर महसूस नहीं कर रहा, आइडेंटिटी है गॉड की, तो गॉड थोड़ी है। आपको क्या लगता है भगवान हमें प्यार करता है या हमसे नफरत करता है? कुछ भी नहीं करता वो। आप उससे प्रार्थनाएं करते हो जी ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, उसको क्या पता, उसको क्या लेना देना आपके लिए। आप खुद ही अपनी जिंदगी रेगुलेट करते हो। कर्मों वाली दुनिया है ना, जो कर्म करेंगे वो वापस पलट के आने को माफी थोड़ी मिलती है, इसमें कोई माफी नहीं होती। बुरा करोगे बुरा आ जाना, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसने होना ही है, होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। इसके ऊपर कहानी है कि कृष्ण ने होनी को कुछ ऐसा बोलते हैं, उसने कायनात को जो ये इवेंट कॉज करता है पावर, उसको कुछ चैलेंज कर दिया, कुछ ऐसा करके। चलो बाद में आता हूं। तो बुल्ले शाह वहां से बोल रहे हैं, और देखो क्या बोल रहा है, आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, ना खुश हूं ना उदास हूं, ना मैं पानी हूं ना धरती हूं, ना आग हूं ना हवा हूं। वो 4 एलिमेंट जिनसे मिलके हम बने हुए हैं। हम 5 मानते हैं हमारे कल्चर में, हिंदू फिलॉसफी में 5 मानते हैं, पंचभूत, 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से मिलके बने हैं ना। शक्तिमान नहीं देखा आपने ढंग से, मतलब नहीं देखा शक्तिमान? देखो आज ही वीडियो ऑन करना, उसकी स्टार्टिंग वाला गाना सुनना है सारा। ये आदि शक्ति है, शोलों में ढल सकती है, नहीं सुना तुमने? दुनिया बदल सकती है, उसमें आता है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान बन जाता है। उसमें जब वो फोटोग्राफ दिखाए गए हैं, तो जब सीने पे चक्र आता है दैट इज अग्नि, जब कंधे पे वो बेल्ट्स आती हैं पावर, इट कम्स फ्रॉम वाटर। तो हमारे कल्चर में 5, मुस्लिम और वेस्टर्न कल्चर में 4 तत्व। वो आकाश को तत्व नहीं मानते, इसलिए इसने 4 का जिक्र किया कि ना मैं आग हूं ना मैं पानी, मतलब मैं कायनात में नहीं। वाई? क्योंकि गॉड वो माया से रहित है, बियॉन्ड है ना, माया में नहीं आता वो। माया में आना है तो शरीर धारण करना पड़ेगा, इसलिए अवतार बोल देते हैं। जब वो यहां आ जाता है, ब्रह्म के दायरे में आएगा तो शरीर धारण करके, फिर बोलता है कि ना मैं आग हूं पानी हूं, आई नो नॉट हू आई एम, मुझे नहीं पता मैं कौन। अब अपनी आइडेंटिटी तो चली गई, गॉड की कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो बोले क्या? यही बोलेगा मैं बुल्ला की जाना मैं कौन। तो हम एक्सप्लेन ऐसा करेंगे, बुल्ला शाह सेज दैट ही इज, इसने लिखा आई एम, हम कर देंगे चेंज 3rd पर्सन में, ही इज नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, ही डज नॉट बिलोंग
टू वाटर, टू अर्थ, टू फायर और टू एयर। मतलब ये हो गया कि वो इन तत्वों से मिलकर नहीं बना। तो मुल्ला तो शरीर में बैठा है और शरीर में बैठ के लिख रहा है, तो कैसे बोल सकता है? वो तभी बोल सकता है जब अपनी कॉन्शियस को, चेतना को कहां ले गया, गॉड के साथ मर्ज हो गया। समझे बात कुछ की नहीं, है ना? जैसे गाना गाती है, हमने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि राधा वो हीर गाना गा रही है रांझा के लिए, इवन मुल्ला ही गा रहा है अपने मुर्शिद के लिए, इनायत शाह के लिए। मैंने कहानी सुनाई थी आपको, नाच रहा है वो कंजरियों की तरह, हिजड़ों की तरह नाचना शुरू कर देता है उधर, कपड़े पहन के, घाघरा पहन के, है ना? रांझा रांझा कर दी नी मैं आपा रांझा हुई, सदोनी मैंने तीदो रांझा हीर ना आखे कोई। और ये पंजाबी गाने बड़े प्रचलित हैं बुल्ले शाह के। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमें भक्ति मूवमेंट में राधा और कृष्ण के प्यार में देखने को मिलता है, जहां एक सीन में, और रामानंद सागर की रामायण आपने देखी नहीं ध्यान से, उसमें वो सीन दिखाए हैं कि राधा ने अपनी चोली और घाघरा उतार के दिया कि तू पहन के ले। उसने पहले झगड़ा हो गया कि राधा बनने में बड़ा मजा है, बोलता है राधा बनने में बड़ा मजा है, तुझे क्या है, तूने मस्त बैठना ही है, सारे दर्द तकलीफ मुझे है प्यार की। उसने बोला तुझे क्या पता, सारी जो वेदना है प्यार की, तड़प जो है वो मुझे झेलनी पड़ती है। बोले ठीक है, तू राधा बन जा, मैं कृष्ण बन जाती हूँ। एक सीन दिखाया उन्होंने। असल में वो कॉन्सेप्ट दिखाया है मर्जर ऑफ आइडेंटिटीज, जहां आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है स्पिरिचुअल लेवल पे, है ना? जैसे जुड़वा मूवी में आप देखो या कहीं भी, तो एक जुड़वा को एक जगह चोट लग रही है, खरोंच लग रही है, तो दूसरे को खून निकल रहा है, ऐसा कुछ दिखाने का। दो जिसमें एक जान, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट शिवजी और पार्वती ने मिलके दिखाया था, जहां वो एक हो गए, एक उसी तरह का भाव लेके आए। तो यहां इन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज को अचीव कर लिया। ठीक है जी। तो अब देखो इतने डीप कॉन्सेप्ट को 4 लाइनों में आप क्या बयान करोगे? ये तो भारतीय दर्शन है ना पूरा, इसमें नहीं है। अभी बैकग्राउंड को समझे बिना मैं इसका एसेंस कैसे बताऊं? इसलिए मुझे सारी गप्पें आपको सुनानी पड़ती हैं ताकि आप वहां पहुंच सके जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। ये लाइन ऐसी कोई आम बातें नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ये ज्ञान ही दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता। आप शायद हैरान होंगे जान के, लोगों को एहसास ही नहीं है, वो भी किताबों में ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए झगड़ा है। बाइबल में जी ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिख रखा है, हिंदू गीता को लेके बैठे हुए हैं, महाभारत को लेके बैठे हुए हैं। असल असल उसने बोला ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं आग में, ना हवा में, ना पानी में हूं। कहां होगा सोचो? नहीं, भगवान जी होंगे कहां फिर? फिजिकल दुनिया में तो है ही नहीं, फिर कहां होगा? अब पहाड़ों में छुप के उसको क्या मजा आता है ठंड में, क्या करना उधर? इतनी हमसे नफरत करता है, उधर छुप गया जाके, मैंने नहीं मिलना, जात रहे। सोचो, थिंक अबाउट इट। हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए, नर नारायणी देह। अर्जुन और कृष्ण गीता में संवाद है, तो अर्जुन ने बोला मैं नारायणी विद्या जानता हूं, उसने बोला प्रूफ कर। तो वो क्या करता है कि नारायणी विद्या के सहारे ट्रैवल करता है स्वर्ग तक, दिखाया है एक जगह। ये माने ना मेन स्टोरी से हट के सब प्लॉट्स हैं, महाभारत के आप एपिसोड पढ़ो तो मेन कहानी में ये जिक्र नहीं मिलेगा, ये मिलेंगे सब प्लॉट्स में, उसकी कहानियां बनाई हैं आगे आगे। क्योंकि वेद व्यास ने जब इसको लिखा गया था, इट वाज सपोज्ड टू बी अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। उधर कोई युद्ध की कथाएं थोड़ी सुना रहा है कि फलाने ने इतने लोग मार दिए, ही इज टेलिंग अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, स्ट्रगल की कहानी बता रहा है। तो वहां ये जिक्र आता है, ऊपर जाता है उधर वो ब्रह्मपुरी में, विष्णुपुरी में जाना है कि जी मुझे एंट्री चाहिए विष्णु लोक में। तो कहते तू कैसे आ गया, शरीर वाले बंदे नहीं आ सकते यहाँ, तू जा यहाँ से, तू गलत एंट्री ले ली, तुझे तो वैसे मारना पड़ेगा। बोलता नहीं मैं नारायण का उपासक हूं। और वहां पे वो दिखाया है कॉन्सेप्ट, वो बताता है कि हम पिछले जन्म से, कई जन्मों से पार्थ मैं तेरे साथ हूं। वहां वो दिखाता है कि नर और नारायण एक ही हैं, एक ही बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके चले। खैर मतलब बुल्ले शाह बेसिकली, अगला ले लो, ये मेरी बातें नहीं खत्म होती। Forget me not, the sorrowful, talk to me with your eyes, dear heart, I cannot bear the sorrow of parting, keep me well within your heart। यहां आप नोटिस करेंगे कि अब नंबर 2 डाल दिया इसमें।
एक में 2 ऑप्शन, दूसरे में 2 ऑप्शन, मतलब पहले एक में 2 में कोई एक, ये ध्यान देना, अगले दूसरे में 2 में कोई एक। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकता मैं कि नाइदर हैप्पी वाला और फॉरगेट मी नॉट में से चूज कर लूं ना, पहले में 2 ऑप्शन है क्योंकि वो पहली यूनिट से है इसलिए 2 ऑप्शन है। अगले वाला ये सेकंड यूनिट शुरू होगी, अब याद करो नहीं तो गजल वाली यूनिट आ गई। तो एक गजल से दे दिया और दूसरा कहां से दे दिया, लाजवंती से। देखो पढ़ो, आफ्टर द पार्टीशन व्हेन काउंटलेस wounded people had finally cleaned the gore from their bodies, they turned their attention to those who had not suffered bodily but had been wounded in their hearts। पहली पैराग्राफ में ये लाइनें आ जाती हैं लाजवंती जब हम शुरू ही करते हैं तो मतलब लाजवंती एक्सप्लेन कर लो या फिर वो गजल एक्सप्लेन कर लो जो लिखी है अमीर खुसरो में, जिहाल मिस्कीन मकुंत गाफुल दुराए नैना बताए बतियां, उसको ट्रांसलेट करके बना दिया Forget me not, you're sorrowful, talk to me with your eyes। टिपिकल बॉलीवुड गाना है, टिपिकल बॉलीवुड गाना है ना, कि मुझे भुलाना नहीं दुख देने वाले, टॉक टू मी विद योर आईज, कि मेरे से आंखों से बातें करो। डियर हार्ट, किया है मेरे प्यारे दिल, आई कैन नॉट बेयर द सॉरो ऑफ पार्टिंग, जुदाई का गम मेरे से बर्दाश्त नहीं होना, कीप मी वेल विद इन योर हार्ट, मुझे अपने दिल में ही बसा के रखना। मतलब प्रियतम प्रियतमा से या प्रेमी प्रियतमा से, कोई भी हो सकते हैं, आइदर सेक्स, कोई इसमें ये नहीं है कि कौन बोल रहा है किससे। भक्ति में और जो सच्चा प्यार है उसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पर से, भाव के स्तर पे। शारीरिक डिफरेंस तो खैर रहेंगे, वो तो भगवान जी ने बना के दिए हैं, पर भाव के स्तर पे कोई फर्क नहीं, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे लैला मजनू से बोले मजनू लैला से बोले, भाव एक ही रहेगा। तो वैसा ही गजल बेसिकली है ये, जब आप अपने करीबी से दिल की बात करते हो साथ बैठ के, उसको उस भाव उस विधा को बोलते हैं गजल। गजल में क्या है, एक डिस्कशन होती है, आप दिल की बात किससे कह रहे हैं। जो ओरिजिनल गजल है, रोमांटिक फॉर्म जो है इसकी, और उसमें वो जो दोनों प्यार करने वाले हैं वो स्पिरिचुअल लव। ठीक है जी। तीसरी वाली यूनिट देखो, माई मदर सन रोज, सन वॉज बॉर्न, माई मदर द मून रोज, अ डॉटर वॉज बॉर्न, आई टाई दिस, या फिर दूसरी वाला। तो ये दोनों ही सॉन्ग्स कहां से हैं, ट्राइबल वर्स से। ट्राइबल वर्स वाले में पहले एक पैराग्राफ, एक हमारे पास एसे है, पेंटेड वर्ड्स बाय G.N. डेवी, याद करो कुछ, उसमें ट्राइबल दुनिया के बारे में बताया है, कैसे वो बाकी लोगों से अलग है, पढ़ा है हमने ऐसे सारा। फिर उसके बाद है 2-3 ट्राइबल गाने, वो उनके मंत्र भी हो सकते हैं। तो पहला है सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ, और उसमें सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ अ डॉटर, बेटी के जन्म को सेलिब्रेट किया है। मुंडा ट्राइब का गाना है, मुंडारी भाषा में लिखा गया, ओरिजिनली ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में, याद करो। फिर कौंड ट्राइब, कौंडी भाषा, कौंडी ट्राइब, और गाने में बोला गया है एक भूत भगाओ मंत्र है ना, मर गया कोई, उसकी आत्मा को बोल रहे हैं तू चला जा यहां से, टेक दिस एंड गो अवे, यू आर नॉट, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड नाउ, यू आर डेड, गो अवे। और तीसरा है आदि सॉन्ग, आदि अगोम मिरी अगोम, 2 भाषाएं, आई थिंक वो मिरी अगोम में बोला गया है, मंत्र है जिसमें मामा जो है पीड़ित का, बंदा लेटा हुआ है बीमार, उसका मामा आके वो मंत्र फूंकेगा कि तेरी स्पिरिट जो भाग गई है, सेहत वाली आत्मा, उसको मैं वापस बुलाता हूं। वहां वो बोलता है आई टाई दिस रिडन क्रीपर, ये लता, ये बेल में बांध रहा हूं तेरे पेड़ के इसके साथ, बॉडी के साथ, है ना, जैसे ताबीज बांध दिया, वो बेल बांध देता है, बेल बांध के बोलता है कि आत्मा इस बॉडी में घुस जा, घुस गई, कस के बांध दिया, अब निकल नहीं सकती, ठीक हो गया बंदा। उनका तरीका है बंदे का इलाज करने। वीडियोस देख लें आप डिटेल में, वहां सब पता चल जाएगा, इफ यू मिस माय पॉइंट्स। तो पॉइंट ये है कि ये 3 पोर्शन दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों में से एक एक उठा के करना है एक्सप्लेन। पहले लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, फिर लिखना है एक्सप्लेनेशन, फिर लिखने हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम। मेरी तरफ से आप एक ही पैराग्राफ बना दो, पर मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप लोग 3 अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, ताकि वो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, नहीं भी होती तो ऐसा करो, एक्सप्लेनेशन एक रख दो, क्रिटिकल मोमेंट उसके साथ लास्ट पैराग्राफ जोड़ दो विदाउट हेडिंग, तब भी चल पड़ेगा। पर एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अलग अलग रखें पोर्शन, कल के लिए करके लाने का। ये मैंने देखने हैं आप कैसे कर पा रहे हो, यही काम है कल के लिए। ठीक हो गया, कितने हो गए टोटल, ये 6। बुक में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, प्रेजेंटेशन का ध्यान दें और अपने शब्दों में जहां तक हो सके लिखने की कोशिश करें, ताकि वैरायटी मेंटेन रहे। कोई कॉपी पेस्ट करने का तरीका नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइंस क्या बोल रही हैं और मैंने क्या लिखना है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो,
ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना। हो जाएगा कल ये करके ला।